रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाले आदमी का बेटा जो ट्रेन के हर एक डिब्बे में जाके लोगों को चाय पिलाता था, लेकिन उसको क्या पता था कि वो आगे जाके कितना महान व्यक्ति बन जाएगा। और तो और वो बंदा आज प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है, लेकिन अभी भी वो अपने आप को एक चाय बेचने वाला का बेटा बताता है और अपने बारे में बताता है कि हम तो एक फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि मीमर, कॉमेडियन, मोटिवेशनल, गेमर, एथलीट और भी कई सारे स्किल के मालिक हैं। तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बूम और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट लवेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सेंचुरी। हिज नेम इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक किया ना मैंने, हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? नरेंद्र मोदी, जिनको लोग प्यार से मोदी जी कहते हैं, तो मैं भी मोदी जी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहूंगा। मोदी जी जो कि अपनी लाइफ को काफी ज्यादा प्राइवेट रखते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो उनको मीडिया के सामने बतानी पड़ती हैं। यानी कि मोदी जी का जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे कैसे लोगों के साथ उनके संबंध रहे, उनका गांव, शहर, सिटी कौन सी थी, वो कहाँ तक पढ़े हैं, उनकी शादी हुई या न हुई, और शादी हुई तो भी किससे, और वो आज कहाँ पे हैं, और उनके दोस्त आज कहाँ पे हैं। और भी मोदी जी के बारे में बहुत से टॉपिक है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर में जन्म होता है श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। और तो और उनके टीचर्स का यह भी कहना है कि वो बचपन से ही बहुत ही जीनियस व्यक्ति थे। ही वाज ए जीनियस गाय। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और माता का नाम हीराबेन, जिनका अभी 2 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मोदी जी अपने परिवार में अपने 5 भाई बहनों के साथ में रहते थे और उम्र में वो दूसरे नंबर पे आते थे। और तो और जब वो बचपन में छोटे थे तब उसके परिवार वाले उसको प्यार से नरिया कह के बुलाते थे या फिर नदिया। लेकिन परिवार की कंडीशन काफी खराब थी, यानी कि वो लोअर मिडिल क्लास में आते थे। इसीलिए उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लेके बैठते थे और वहाँ पे डिब्बे डिब्बे में जाकर यात्रियों को चाय पिलाते थे और इसी से पूरा घर का रोजगार चलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी भी अपने पिता की कई बार मदद करते थे और जब वो स्कूल से छुट्टी होती थी तब वो अपने पिता के उधर जाते थे रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे उनकी मदद करते थे। वो बचपन से ही काफी ज्यादा जीनियस मैन थे। और तो और जो लोग उनके साथ पढ़े हुए हैं या फिर उन्हीं ने जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताया वो भी आज उनकी तारीफ करते हैं कि ही वाज ए रियली ग्रेट मैन। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम देशभक्ति में ज्यादा लगता था और उनके अंदर देश हित की भावना बहुत ही ज्यादा थी और उस वक्त वो अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार थे। इसीलिए 1962 के चीन भारत युद्ध के अंदर उन्होंने मिलिट्री यानी कि थल सेना को कई बार चाय भी पिलाई और उस वक्त उनके हाथ में बस यही था जो उन्होंने किया। और 1962 के बाद 1965 के युद्ध में भी उन्होंने कई सारे सिपाहियों को चाय पिलाई। भगवताचार्य नानाचार्य स्कूल गुजरात से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी, लेकिन उनका मन पढ़ाई में तो कम ही था, नाटक और एक्टिंग के अंदर और फिल्मों की तरफ उनका ध्यान काफी ज्यादा खींचा चला जाता था। उनकी तरफ वो काफी ज्यादा आकर्षित होते थे, यानी कि उन्हें एक्टिंग करना काफी ज्यादा पसंद था और इसी कारण वो स्कूल के बाद कई सारे नाटक और प्रतियोगिताओं के अंदर भाग लेते थे, जिसके कारण उनको कई सारे अवार्ड यानी कि प्रतियोगिता जीतने पे कई सारे उपहार भी मिलते थे। और तो और आगे जाके उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली और व्यवहार में वो काफी ज्यादा निडर थे, यानी कि उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता था। मोदी जी के साथ बचपन में एक ऐसा किस्सा हुआ जब वो नदी किनारे बैठे थे, तब एक मगरमच्छ का बच्चा बाहर आया हुआ था। तभी मोदी जी ने उस मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ के घर लेकर आ गए और माँ से जिद की कि अब यहीं पे रहेगा। लेकिन उनकी माँ ने जब मोदी जी को समझाया तब उन्होंने बात मानकर उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस से पानी में छोड़ दिया। फियर व्हाट फियर। लेकिन उनका इंटरेस्ट नाटक और देशभक्ति के अलावा भक्ति में भी बहुत ही ज्यादा था, यानी कि वो बचपन से सन्यासी बनना चाहते थे। उनको साधु संतों से मिलना और उनकी बातें सुनना काफी अच्छा लगता था, इसीलिए वो धीरे धीरे सन्यासी बनने का सपना लेने लगे। इसीलिए अब उन्होंने ठान लिया था कि वो आगे जाके सन्यासी बनेंगे। लेकिन इन सब के बीच में उनकी पढ़ाई आ रही थी, इसीलिए उन्होंने कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और अपने घर से भाग गए और पश्चिम बंगाल चले गए। और पश्चिम बंगाल में वो रामकृष्ण आश्रम के साथ और भी कई जगहों पर घूमे और उस वक्त आरएसएस भी काफी तेजी से बढ़ रहा था, यानी कि आरएसएस का वर्चस्व भी पूरे भारत में फैल रहा था तभी। और मोदी जी को तो वैसे भी देशभक्ति और आरएसएस में इंटरेस्ट था ही, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया। गुजरात के पहले आरएसएस प्रांत प्रस्थापक श्रीमान लक्ष्मण राव माधव ईमानदार से मिले, जिन्होंने मोदी जी को कम उम्र में ही बाल आरएसएस रक्षक बना दिया और अब मोदी जी आरएसएस में शामिल हो चुके थे और वो आरएसएस के एक बेहतर संस्थापक थे। सेवकों के लिए बस में आरक्षण
रिजर्वेशन का सारा जिम्मा मोदी जी के ऊपर रहता था, यानी कि बस की सारी सीटें संभालना और सेवकों को पूरी सुविधा देना, यह सब काम मोदी जी को संभाला जाता था। आरएसएस में उनकी अच्छी पहचान बन रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वो हिमालयों की पहाड़ियों की तरफ चले गए और कई महीने बर्फ के अंदर, हिमालय के पहाड़ों के बर्फ के अंदर साधुओं के साथ उन्होंने समय बिताया। और हिमालय की पहाड़ियों से जब वापस वो गुजरात आए तब उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का जो निर्णय था वो बदल लिया। अब वो फिर से अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय की टपरी लगाते थे और कई सारी समस्या भी आई उनके इस काम के अंदर, लेकिन वो और उनके भाई न हारते हुए ये चाय का काम करते रहे। नरेंद्र मोदी की माँ, जिनका यह मानना था कि कहीं फिर से ये अपना घर बार छोड़ के भाग ना जाए, इसीलिए उन्होंने मोदी जी की सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही विवाह करा दिया। वो भी मोदी जी की मां ने बांसकाटा जिले में राजसोना गांव की एक रहने वाली जसोदा बेन से मोदी जी की शादी करवा दी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उन आरएसएस के काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उनके परिवार के साथ उनको बिताने के लिए समय नहीं मिलता था। लेकिन लोग ये मानते हैं कि मोदी जी अपने शादी के 3 साल तक अपने पत्नी और परिवार गृहस्थी के बीच ही रहे, लेकिन यह बात कितनी सच है यह किसी को नहीं पता। लेकिन मोदी जी ने संन्यास न लेते हुए भी संन्यास ले रखा था, यानी कि वो अपनी परिवार से बहुत ही कम मिलते थे और वो अहमदाबाद के आरएसएस संघ में ही रहते थे और उधर का सारा काम, जैसे वहाँ का सफाई और उसके अंदर सभी के लिए चाय बनाते थे और बड़े बुजुर्गों के कपड़े भी धोते थे। संघ के लिए इतना कुछ करने वाले मोदी जी जब भी कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो वो सबसे पहले अपनी माँ के घर जाके उनके चरण स्पर्श करते थे। और कुछ ऐसा ही उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी किया, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे तभी वो सबसे पहले अपनी माँ के घर गए और वहाँ पे जाके अपने माँ के चरण छुए। और उस वक्त मोदी जी का एक रूल काफी ज्यादा ट्रेनिंग रहा है। पहले आरएसएस संघ के सभी सेवकों की शर्ट की बाहें लंबी हुआ करती थी, लेकिन जब मोदी जी ने ये बात नोटिस की कि जब उनकी बाहें लंबी होती है तब वो कपड़े बहुत ही ज्यादा मैले हो जाते थे, यानी कि उनपे दाग धब्बे लग जाते थे। इसी से छुटकारा पाने के लिए मोदी जी ने एक नया नियम लगा दी, सेवकों की शर्ट की बाह को ही छोटा कर दिया, यानी कि हाफ साइज शर्ट, जो कि अभी के समय में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जो कि मोदी ब्रांड कुर्ता छाप की नाम से आज भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। और तो और जब 1975 के अंदर भारत चाइना युद्ध के बाद कई सारे राजनीतिक प्रेशर और पैसों की मंदी के कारण उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरे भारत देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी और कई सारे डेंजर और अद्भुत नियम भी लेके आ गई थी। लेकिन उनके विपक्ष में आरएसएस और मोदी जी ने कई बार आवाजें उठाई और उन्होंने उस वक्त सरदार का भेष भी बना रखा था और उसी बेस के अंदर कांग्रेस पार्टी को बिखेर रहे थे। इन सब कारणों से वो स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में काफी ज्यादा चर्चित रहे, इसीलिए उनको आरएसएस के अंदर एक अच्छी इमेज मिल चुकी थी। लेकिन मोदी जी बताते हैं कि वो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड स्वामी विवेकानंद जी से हैं और उन्होंने एक बार गुजरात के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा विकास रैली भी निकाली थी। और तो और मोदी जी के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि वो प्योर वेजिटेरियन और तो और वो बहुत ही ज्यादा व्रत भी रखते हैं और उनके बारे में ये भी माना जाता है कि वो 18 घंटे काम करते हैं और सिर्फ 6-7 घंटे ही सोते हैं। और अगर मोदी जी ने अपने गुरु के बारे में कुछ बताया है तो लालचंद अडवाणी को अपने गुरु के रूप में मानते हैं। और तो और लाल कृष्ण अडवाणी जी ने उनकी बहुत ही ज्यादा मदद भी की थी उस वक्त जब 1990 के अंदर सोमनाथ से अयोध्या की रैली में उन्होंने लीडरशिप की। और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, जो कि 1950 से लेके उस वक्त तक देश को चलाते आ रही थी। लेकिन उसी वक्त एक नई पार्टी बीजेपी के नाम से एक प्रसिद्ध पार्टी जो कि बहुत ही कम सीटें ला रही थी, यानी कि उस पार्टी को बहुत ही कम लोग जानते थे। और उसी वक्त मोदी जी की जो ये सोमनाथ से अयोध्या वाली यात्रा थी उसको बीजेपी के कई सारे बड़े नेताओं ने भी देखा और इसी के कारण नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के अंदर इनविटेशन भेज दिया, यानी कि मोदी जी से बोला गया कि आप हमारी पार्टी के अंदर आ जाओ, यानी कि बीजेपी के अंदर। और मोदी जी ने ये इनविटेशन स्वीकार भी कर लिया और उस वक्त गुजरात के अंदर अच्छे बहुमत से बीजेपी सरकार भी आ चुकी थी। और उस इतने अच्छे बहुमत के कारण उस वक्त सीएम रहे थे शंकर सिंह बाघेला, लेकिन शंकर सिंह बाघेला और मोदी जी के बीच में कुछ आपसी बहस के कारण शंकर सिंह बाघेला ने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफे के बाद केशव जी, जो कि उस वक्त बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता थे, उनको गुजरात का सीएम बना दिया, यानी कि मुख्यमंत्री, जिसके कारण मोदी जी को सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक अच्छी पोस्ट पे रखा गया। लेकिन उस वक्त केशव जी की तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण उनको रिटायर कर दिया गया और अभी मोदी जी के पास मौका था गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। और केशव जी की तबीयत खराब होने के कारण अब मोदी जी को एक अच्छा मौका मिल चुका था और यहीं से मोदी जी की पॉलिटिक्स के अंदर सुपर एंट्री हो चुकी थी और उन्होंने 2001 के मुख्यमंत्री चुनाव के अंदर गुजरात से बहुत ही बड़े बहुमत के साथ जीत प्राप्त की और उन्होंने गुजरात के अंदर इतना ज्यादा विकास किया और हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बहुत सी सड़कें और बहुत सी अन्य सुविधा भी उपलब्ध करवाई, जिसके कारण वो गुजरात के सबसे बेस्ट सीएम बन गए। इन्हीं कुछ कारणों से वो लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और मोदी जी ने उस वक्त गुजरात के अंदर
दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी लगाया था। लेकिन पता नहीं कुछ कारणों से मोदी जी के ऊपर कई सारे आरोप भी लगे, जैसे गोधरा कांड, जिसके अंदर मुस्लिम और हिंदू रिलीजन्स में आपसी झड़प हो गई थी, जिसके अंदर मोदी जी का नाम भी आया गया था। लेकिन मोदी जी इसके अंदर शामिल है कि नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण मोदी जी वहां से निकल गए। गोधरा कांड जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था, जो कि 19 फरवरी 2002 में गुजरात के अंदर हुआ था। गुजरात के गोधरा शहर के अंदर हुआ था, जिसमें एक साबरमती ट्रेन के अंदर S7 कोच में पूरे कोच के अंदर आग लगा दी गई, जिसके कारण 68 लोगों की उसमें दम घुट के मौत हो गई और इसका जिम्मेदार मोदी जी को ठहराया गया। लेकिन धीरे धीरे पूरे स्टेट यानी कि राज्य के अंदर कई सारे अलग अलग जगहों पे दंगे भड़कने लग गए और ये दंगे रिलेटेड थे हिंदू मुस्लिम डिबेट से। और 28 फरवरी 2002 तक ये दंगे काफी ज्यादा भड़क चुके थे, जिसके कारण पूरे राज्य में 1200 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि उस वक्त ये घटना काफी ज्यादा चर्चे में रही। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर मोदी जी को साफ साफ मुजरिम दर्शाया गया और मोदी जी के ऊपर बहुत ही बड़ा केस दर्ज, हाईकोर्ट द्वारा बहुत ही बड़ा केस दर्ज किया गया। और 2010 के अंदर इसका रिजल्ट आया कि मोदी जी का इस दंगे से कोई ताल्लुक नहीं है और वो वहां से छूट चुके थे। लेकिन उस वक्त मोदी जी ने बहुत ही कड़े और मुश्किल निर्णय लिए, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सहायता से जो भी गैर कानूनी मंदिर और मस्जिद बनी हुई थी उन पे काफी ज्यादा उन सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया गया, जिसके कारण मोदी जी की चर्चा पूरे भारत में फैल चुकी थी। उस वक्त के बाद मोदी जी पूरे देश में काफी ज्यादा लोकप्रिय रहने लगे और इन्हीं कुछ कारणों से मोदी जी लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। और तो और उसी वक्त 2013 में जब केदारनाथ के अंदर हानि हो गई थी, जिसमें बाढ़ आ गई थी, केदारनाथ मंदिर पे काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था, इसलिए उस नुकसान को भरपाई के लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांगा और गवर्नमेंट को कहा कि उस मंदिर को ठीक कराओ। लेकिन उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, इसीलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम वहां पे कोई भी फंड नहीं लगाएंगे। और इतने ज्यादा ब्रेवरी डिसीजन के बाद, इतने ज्यादा कठोर डिसीजन के बाद वो बीजेपी पार्टी के अंदर मोदी जी की एक अलग ही इमेज बन चुकी थी और उस वक्त वो धर्म और देश के लिए काफी ज्यादा बोलने लगे। इसीलिए उस बीजेपी पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया और 2014 के चुनाव में उनको प्रधानमंत्री के पद से चुनाव लड़वाया गया। और उस चुनाव के अंदर क्या हुआ वो तो आपको ही पता है। 19 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली और 2014 से लेकर 2025 तक वो अभी तक पूरे देश का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं और एक अच्छे प्रधानमंत्री होने का फर्ज निभा रहे हैं। और तो और उन्होंने अपने पहले चरण में इतना ज्यादा देश के अंदर विकास करवाया और इतनी ज्यादा योजनाएं लाई, जिसके कारण 29 मई 2019 को भी वो दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और दूसरी बार ही नहीं, अभी फिलहाल में ही 2024 के चुनाव के अंदर भी वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और अभी उनका 3rd लेवल चल रहा है भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ने का साहस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा लोकप्रिय और लोगों के अंदर उनके लिए इतनी ज्यादा भावना आ चुकी है कि भारत देश के अंदर मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग गेन कर ली है। और चाय बिजनेस से लेके प्रधानमंत्री भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार और 3 बार से अभी आगे भी। और जिस तरीके से वो भारत का विकास कर रहे हैं, यह कहना भी निश्चित होगा कि वो 2030 या 29 वाले चुनाव के अंदर भी वो फिर से प्रधानमंत्री निकल के आएंगे। अभी उनकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी वो रिटायरमेंट के काफी करीब है। तो इनके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो कुछ इस तरीके से थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाइफ स्टोरी। रेलवे स्टेशन पे उनके पिताजी जब चाय बनाते थे और वो डिब्बे में जाके चाय की सप्लाई करते थे, वहां से लेके भारत के सबसे बेहतर और सबसे बड़े प्रधानमंत्री का टाइटल अपने नाम कर लिया। और तो और वो सिर्फ भारत में इतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उनको फॉरेन कंट्री और विदेश के लोग भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से थी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको हम प्यार से मोदी जी कहते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।